हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया है। स्वागत करता हूँ आप सबका केजीएस के खूबसूरत से चैनल पे। और आज मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम के साथ। जैसे कि काफ़ी सारी बातें हमारी बच्चों के साथ होती रहती हैं, तो उनके साथ हमने डिस्कस करा था कई बार अच्छे से क्वेश्चंस, जैसे रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस, जिसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को चेज करता है ना। तो चेजिंग प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना रिलेटिव मोशन में, वो काफ़ी शानदार बनते हैं। तो बच्चों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करा कि सर आप कुछ अच्छे प्रॉब्लम लेकर आओ चेजिंग प्रॉब्लम के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। मैं लगातार 3 वीडियोस आपके सामने रखने वाला हूँ। एक ये वाला वीडियो, और इसके बाद और 2 वीडियोस आने वाले हैं इसी चेजिंग प्रॉब्लम को लेकर। तो 3 अलग अलग वीडियोस में मैं आपको 3 अलग अलग टाइप के चेजिंग प्रॉब्लम कराने वाला हूँ। और बिलीव मी, अगर आप एक बार उस क्वेश्चन को देखोगे, उसको समझोगे ये सॉल्व कैसे हो रहा है, मज़ा ही आ जाएगा आपको। मतलब आप बोलोगे सर क्या ही प्रॉब्लम है, मतलब मज़ेदार प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हो तो ऐसा हो है ना, प्रॉब्लम हो तो खूबसूरत हो, और क्या है कि नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगी उसके साथ साथ, है ना। और काफ़ी यूनिक प्रॉब्लम है, ज़रा देखते हैं। ऑल्दो ये प्रॉब्लम आपने कभी ना कभी देखा होगा, बट इसमें जो थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया है वो आपने नहीं देखा होगा। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम मैं आज के लेक्चर में लेकर आया हूँ चेजिंग प्रॉब्लम पार्ट 1 में। ज़रा देखते हैं। स्क्रीन पे बच्चों आपके सामने प्रॉब्लम है, एक बार प्रॉब्लम को आप रीड कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, और क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपको ये लग गया होगा कि आपने इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं तो देखा है। अब मुझे पूरा पक्का 100% उम्मीद है कि जितने भी बच्चे फिजिक्स में अच्छे से पढ़ रहे हैं, जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चों ने एक ऐसा प्रॉब्लम ज़रूर किया होगा जिसमें इक्वेटर ट्रायंगल होता है, अगर आपको याद हो। और इसके वर्टिसेस पर 3 पार्टिकल होते हैं, इसके वर्टिसेस पर 3 पार्टिकल होते हैं। और इन तीनों पार्टिकल के साथ क्या होता है, ये तीनों पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती हैं, कांस्टेंट स्पीड से मूव करती हैं। और एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे वाले पार्टिकल की तरफ हमेशा डायरेक्टेड रहती है ना। और सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी थर्ड पार्टिकल की तरफ हमेशा डायरेक्टेड रहती है, पॉइंटेड रहती है। और थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी पहले वाले पार्टिकल की तरफ हमेशा डायरेक्टेड रहती है, ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए, जब ये तीनों पार्टिकल मीट करेंगे, मिलेंगे, तो कितने टाइम बाद मिलेंगे, ये सवाल पूछा जाता है। आई होप सबने ये सवाल किया होगा, और मुझे पूरा पक्का उम्मीद है ना। किया ना आप लोगों ने सवाल ये वाला पक्का। लेकिन देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। एंड वो मॉडिफिकेशन क्या है, इसमें पूछा ये कि जब तीनों पार्टिकल वर्टिसेस पर हैं और ये स्टार्ट करते हैं मूव करना, तो फाइनली हम जानते हैं चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों की स्पीड सेम है, तो फाइनली ये पार्टिकल कहाँ पर मिलते हैं, सेंट्रोइड पर मिलते हैं। टाइम कितना लगता है ये सब ने निकाला होगा। बट मैंने यहाँ पर क्या पूछा है, मैंने पूछा है आप लोगों से कि फर्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है, दैट इज राइट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अश्यूमिंग लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंट्रोइड टू वर्टिसेस, रेफरेंस फॉर एंगल। मतलब एंगल के लिए अगर रेफरेंस चाहिए तो आप कौन से लाइन को रेफरेंस लोगे। तो सवाल में बोला हुआ है कि सेंट्रोइड से लेकर कोई भी एक वर्टिसेस तक जाइए, तो इस लाइन को आप एंगल की अगर ज़रूरत पड़े, एंगल यूज़ करना पड़े आपको, तो उस एंगल को यूज़ करने के लिए आपको एक रेफरेंस चाहिए। तो वो रेफरेंस मैंने क्वेश्चन में सेंट्रोइड से किसी भी वर्टिस तक जाने वाली लाइन को ही मैंने रेफरेंस चूज किया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, मतलब जिस पाथ पर ये पार्टिकल चलेगा उस पाथ की इक्वेशन क्या होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वो पाथ तो हम निकाल लेंगे, लेकिन उस पाथ को निकालने से पहले एक बार डायग्राम तो देखो कि वो पाथ दिखने में कैसा है, दिख कैसा रहा है। पहले देख तो लो सही कि वो पाथ का शेप कैसा है, उसके बाद उसकी इक्वेशन मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पाथ कैसा होगा। देखिए, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस पर तीनों पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। थोड़ा बड़ा ही बना लेता हूं सो दैट, ओके। और बेटा ये तीनों पार्टिकल्स जिनकी बात हो रही थी वो यहां पर हैं फिलहाल t बराबर 0 पर, है ना। 0 टाइम पर ये पार्टिकल्स कहीं यहां पर है, थोड़ा सा और इसको, ये t बराबर 0 की सिचुएशन दे रखी है। 0 टाइम पर जो हमारे पास
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड लेंथ ए एंड ए है। दैट इज मेंशन इन द प्रॉब्लम। ये सवाल में बता रखा है भली भांति कि जो जीरो इंस्टेंट है उस इंस्टेंट पर तीनों साइड्स जो है वो ए लेंथ के हैं, ऐसा माना गया है। अब सुनिए, अब सवाल में ये बोला है कि जो तीनों पार्टिकल की वेलोसिटी है वो एक दूसरे के तरफ डायरेक्टेड, यानी कि पहला पार्टिकल की वेलोसिटी सेकेंड पार्टिकल की तरफ, सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी थर्ड की तरफ, एंड थर्ड की वेलोसिटी फर्स्ट की तरफ। दिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज, ये हमेशा मेंटेन रह रहा है, हमेशा मेंटेन रह रहा है। वी एंड वी एंड वी, तो ये हमेशा मेंटेन रह रहा है। बहुत बढ़िया। अब सोचो, तीनों पार्टिकल जब मिलेंगे तो एक बार चेक करते हैं कि किसी एक पार्टिकल का पाथ कैसा होता है ना। देखिए क्या होगा, अगले टाइम पर स्मॉल टाइम dt, आप dt टाइम बाद चेक करो, आप पाओगे dt टाइम बाद, आफ्टर dt टाइम आप पाओगे कि जो ये पार्टिकल है ऑब्वियसली ये पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, जर वेलोसिटी है, वेलोसिटी राइट साइड में है, तो यानी कि ये पार्टिकल जो है वो मूव कर जाएगा dt टाइम बाद, यहां पर आ जाएगा। और बेटा ये वाला पार्टिकल कहाँ मूव कर जाएगा dt टाइम में, ये थोड़ा यहां मूव कर जाएगा, और ये पार्टिकल कहां मूव कर जाएगा डी टाइम में, यहां मूव कर जाएगा। तीनों पार्टिकल हल्का हल्का अपनी जगह से खिसक जाएंगे डी टाइम बाद अगर चेक करोगे तो। एंड यू ऑल नो कि हर वक्त इनकी वेलोसिटी एक दूसरे के तरफ रहने वाली है, तो यानी कि अगले डी टाइम पर अगर आप चेक करोगे बेटा तो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी जो है वो इधर होगी, और पार्टिकल 2 की वेलोसिटी इधर होगी, एंड पार्टिकल 3 की वेलोसिटी इधर होगी, क्योंकि सवाल में सीधा सीधा बोल रखा है कि इनकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा एक दूसरे की तरफ डायरेक्टेड है, हमेशा, ऑलवेज एंड ऑलवेज, ऐसा। तो अगले इंस्टेंट पे आप देख सकते हो डायग्राम कैसा बन गया, ऐसा बन गया, यानी अब ट्रायंगल थोड़ा टेढ़ा हो गया, अब टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। अब अगले फिर डी टाइम बाद चेक करो, आफ्टर स्मॉल डी टाइम अगेन ये वाला पार्टिकल, अब इसकी वेलोसिटी किधर है भैया, इधर है, तो अब ये पार्टिकल यहां आ जाएगा, और ये वाला पार्टिकल कहां आ जाएगा, तो ये वाला पार्टिकल यहां आ जाएगा, और ये वाला पार्टिकल कहां आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहां आ जाएगा। अगले dt टाइम बाद चेक करो, हालांकि मैं बहुत बड़ा बड़ा दिखा रहा हूं क्योंकि आप बहुत छोटा दिखाऊंगा आप फील नहीं कर पाओगे, थोड़ा बड़ा दिखाऊंगा आप अपने को दिखेगा, जो दिखेगा वही आपको समझ भी आएगा, ठीक है ना। तो अगले डी टाइम बाद आप देख सकते हो डायग्राम कैसा बन जाएगा। ये पार्टिकल यहां चला गया, ये पार्टिकल यहां चला गया, ये पार्टिकल यहां चला गया। तो अगले इंस्टेंट पर आप चेक करोगे तो वेलोसिटी कुछ इधर आ जाएंगी इसकी, और इसकी वेलोसिटी इधर आ जाएगी, और इसकी वेलोसिटी इधर आ जाएगी। तुम देख पा रहे हो ट्रायंगल बार बार ट्विस्ट होता जा रहा है, ऐसा घूमता जा रहा है ट्रायंगल बार 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 बार। एक और टाइम ले लेते हैं, अगला इंस्टेंट चेक कर लेते हैं। अगले इंस्टेंट पर ये पार्टिकल यहां आ जाएगा, ये पार्टिकल यहां आ जाएगा, और ये पार्टिकल यहां आ जाएगा, और इनकी वेलोसिटी अगर आप प्लॉट करो, मतलब दिखाओ कि अगले इंस्टेंट में वेलोसिटी किधर डायरेक्टेड होगी, इसकी इधर होगी, और इसकी इधर होगी, और इसकी इधर होगी। आप देख पा रहे हो डायग्राम कैसा हो रहा है। एंड अगेन एंड अगेन आप चाहो तो बना सकते हो कि अगला इंस्टेंट पर पार्टिकल ये वाला यहां चला जाएगा, ओके, एंड दिस पार्टिकल विल रीच हियर, एंड ये वाला पार्टिकल जो है, ये वाला पार्टिकल थोड़ा यहां आ जाएगा, और अगेन इसकी वेलोसिटी इधर होगी, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, और इसकी वेलोसिटी इधर होगी। तो आप देखिए जरा ट्रायंगल कैसा बन रहा है। आप देख पा रहे हैं कि बार बार जैसे जैसे पार्टिकल घूम रहा है, हर इंस्टेंट पर तीनों पार्टिकल जिस ट्रायंगल पर हैं वो ट्रायंगल हर हालत में इक्विलेटरल ही रहेगा। हर इंस्टेंट पर चेक करोगे, जिस इंस्टेंट पर ये तीनों हर इंस्टेंट पर तीनों पार्टिकल किसी ना किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स पर हैं, तो हर इंस्टेंट पर जो जो ट्रायंगल बन रहा है वो सब ट्रायंगल इक्विलेटरल ही बनेगा, फॉर श्योर है ये। और बाद में ये ट्रायंगल छोटा होते 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 और फिर ये सेंट्रोइड पर आके मिल जाते हैं। तो आप देख पा रहे हो किसी एक पार्टिकल का, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी एक पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी पाथ कैसा है, तो मैं आपको दिखाऊं, यहां पर देखिए, थोड़ा मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूं, बोल्ड है ना, बोल्ड दिखा देता हूं इसको, सो दैट आपको समझ आए एग्जैक्ट डायग्राम कैसा है।
मैं येलो वाले पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं बेटा, आप जरा गौर करें येलो वाला पार्टिकल का पाथ कैसा जा रहा है। होप सो आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी, है ना, कि येलो वाला पार्टिकल का पाथ कैसा जा रहा है। तो आप अगर इमेजिन करें तो येलो वाला पार्टिकल जो है वो एक स्पाइरल पाथ पर घूम रहा है कि नहीं। जो येलो वाला पार्टिकल है वो एक स्पाइरल पाथ पे घूम रहा है। इट मीन्स अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे घूमते 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 जलेबी बनाते बनाते कहाँ मिल जाएगा, सेंट्रोइड पर मिल जाएगा। तो देखिए किसी भी एक पार्टिकल के बारे में बात करें तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी होगी, स्पाइरल जैसी। और मुझे इसी का क्या बताना था, इक्वेशन, इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा यही मुझे बताना है। अब ये कैसे बताया जाएगा इसके बारे में जरा बात करते हैं, कैसे ये इक्वेशन हम बता सकते हैं। देखिए तो होप सो आपको समझ आ गया कि पाथ कैसा है। अब इक्वेशन लिखना इट्स नॉट दैट बिग डील, लेट्स राइट हाउ इट इज पॉसिबल। देखिए मैं अगर मोटा मोटी कुछ बातों को समझाऊं तो मुझे पता है कि सेंट्रोइड से जो दूरी होगी, ये दूरी मुझे पता है, ये अपना सेंट्रोइड है। और ये दूरी मुझे पता है, अगर साइड लेंथ 0 टाइम पर a है तो ये वाली जो दूरी होती है सेंट्रोइड वाली, ये होती है a/√3, a/√3। मैं इसको यहां लिख देता हूं a/√3, करेक्ट। अब सोचिए जो पार्टिकल आपका है 0 टाइम पर पार्टिकल बिल्कुल यहां पर है, और क्या, और इसकी वेलोसिटी बिल्कुल इधर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एंगल के बारे में पता होगा कि ये एंगल भी 30 डिग्री होता है। अगर ट्रायंगल पता है मुझे कि ये ट्रायंगल कौन सा है तो ऑब्वियसली ये बाइसेक्टर है, तो एंगल आधा आधा हो जाएगा। और वेलोसिटी बढ़िया आप देख सकते हो, वेलोसिटी इधर भी है। ओके, अब मुझे बताओ, मुझे एक चीज समझाना आप, मैं इस डिस्टेंस को फिलहाल के लिए आर कह रहा हूं। जो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, इसको मैं फिलहाल के लिए आर कह रहा हूं। और आर की वैल्यू 0 टाइम पर बताओ क्या है, तो आर की वैल्यू 0 टाइम पर a/√3 है। 0 टाइम पर ये दूरी कितनी है भैया सेंट्रोइड की, पता है सबको। तो आप तो मुझे ये बताओ कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी v है, इसका कौन सा कंपोनेंट r को डिक्रीज करवा रहा है। आप चेक कर पा रहे हो क्या, आप मुझे बताओ। ये वेलोसिटी v है तो वेलोसिटी का जो v cos थीटा का कंपोनेंट आएगा, v cos 30, आप चेक करिए, बताइए क्या यही वाला कंपोनेंट है v cos 30 जो रेस्पॉन्सिबल है इस डिस्टेंस के कम होने का, है ना। सेंट्रोइड से जो ये दूरी है ये आर का रेट किस मैग्नीट्यूड से डाउन होगा, मतलब किस मैग्नीट्यूड से डाउन होगा ये आर, दैट इज v cos 30। किस रफ्तार से डाउन होगा, ऑब्वियसली v का कंपोनेंट v cos 30 अगर इधर है तो ये जो r है ये v cos 30 से डिक्रीज करना शुरू होगा। इसका मतलब आप बताइए मुझे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस का dr/dt। वाई सर माइनस, क्योंकि r जो है वो समय के साथ घटता जाएगा ना। तो बताओ जरा, r का समय के साथ घटना है, दैट इज dr/dt विथ माइनस साइन। ये कुछ और नहीं, ये v cos 30 होना चाहिए, अगर आपको मेरी बात चमक रही है तो। ओके अच्छा, v cos 30, तो v का एक कंपोनेंट v cos 30 इधर आ गया। बताओ जरा v का दूसरा कंपोनेंट कहां आएगा, v का दूसरा कंपोनेंट कहां आएगा ये बताओ जरा। ऑब्वियसली सर v का v cos 30 इधर आ गया तो v का v sin 30 यहां आ जाएगा, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा बकायदा। सो दिस इज योर v sin 30, v का v cos 30, v का v sin 30। ऑब्वियसली v sin 30 जो होगा वो इस r के परपेंडिकुलर आएगा, ऑब्वियसली, बिकॉज अगर एक कंपोनेंट r के लॉन्ग है तो सेकंड कंपोनेंट r के परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट इज v sin 30। सो v sin 30 जो है वो इस r के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। अगर मैं आपको समझाना चाहूं अलग से तो कुछ ऐसा है, देखो ये अपना r है, ओके, एंड दैट वाज समहाउ v, एंड ये एंगल 30 था। तो v का दो कंपोनेंट तुमने लिया, v cos 30 एंड सेकेंड वॉज v sin 30। आप लोग को अगर दिक्कत आए तो बताओ, दिस इज v cos 30 एंड दिस इज v sin 30, और ये तो v है अपना। तो v का दो कंपोनेंट v cos 30 एंड v sin 30, और ये रहा अपना सेंट्रोइड। अब हम बताओ खुद कि जो v cos 30 है इसका काम क्या है, इस v cos 30 का काम क्या है बताओ जरा, इस r को डिक्रीज करवाना।
तो यानी कि इस आर का जो डिक्रीज है टाइम के साथ माइनस डी आर बाई डी, ये कुछ और नहीं वी कॉस 30 होना चाहिए था। एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट वी साइन 30, ये क्या कर रहा है, ये जो है वी साइन 30 ये इस रेडियस वेक्टर को गोल गोल घुमा रहा है। इमेजिन करिए कि ये ऐसा आर वेक्टर है ये, और वी साइन 30 ऐसे है, तो ये वी साइन 30 इस रेडियस वेक्टर को घुमा रहा है। यानी कि इस रेडियस वेक्टर का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, वो कहां से मिल रहा है, ये रेडियस वेक्टर जो बार बार घूम रहा है इसको ओमेगा कहां से मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वी साइन 30 की वजह से ये आर वेक्टर रोटेट हो रहा है। यानी कि इस आर वेक्टर का जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा, आई कैन डायरेक्टली से दैट ओमेगा विल बी, यहां पे मैं लिखता हूं, यानी एंगुलर स्पीड ऑफ दिस रेडियस वेक्टर ओमेगा, इट शुड बी इक्वल्स टू, ऑब्वियसली क्या लिखेंगे बताओ जरा, ओमेगा क्या होता है बताओ, वी का कौन सा कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर, तो v का ये कंपोनेंट नहीं लेंगे, v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो इस लाइन के कंपोनेंट, इस लाइन का परपेंडिकुलर चेक करो आप, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये बनेगा, सो v साइन 30, सो v साइन 30 आप सबको पता होना चाहिए चीज, v साइन 30 डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस r, और r लिख लो आप r, इक्वेशन नंबर 2। आप लोगों को पता होगा कि ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज v परपेंडिकुलर बाई r, ये मुझे पता होना चाहिए पहले से, एंगुलर वेलोसिटी इज v परपेंडिकुलर बाई r, सो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो r के परपेंडिकुलर है डिवाइड बाई द r। अब यहां से दो चीजें, अच्छा ओमेगा को तुम क्या लिख सकते थे, ओमेगा को हम चाहें तो बोल सकते हैं इट इज डी थीटा बाई डी टी। एंड व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी, व्हाट इज, ये कौन से एंगल का रेट ऑफ चेंज है ये, तो जिस जो आपका रेडियस वेक्टर है ये लगातार घूम रहा है ना, सोचिए ना, ये रेडियस वेक्टर जो है वो अभी यहां पर है, अभी यहां पर ऐसे मान लो, लेकिन ये लगातार घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, 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 लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है रेडियस वेक्टर आपका। सोचो ना, तभी तो रेडियस वेक्टर घूम रहा है, तभी तो पार्टिकल घूमते 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 गोल गोल घूम रहा है पार्टिकल भी। तो एक्चुअली में जो डी थीटा बाई डी टी है ना, ये एक्चुअली इस रेडियस वेक्टर का एंगुलर इस रेडियस वेक्टर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी किस रेट से आपका रेडियस वेक्टर घूम रहा है, दैट इज डी थीटा बाई डी टी। समझ गए, ये आर वेक्टर किस एंगल से घूम रहा है, किस रेट से, आप समझिए इस चीज को अलग से, कि जो आपका रेडियस वेक्टर है वो शांत नहीं है ना, ये लगातार घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो अभी मान लो ऐसे है, अभी आपका t0 पर रेडियस वेक्टर ऐसे है, और अगले ही इंस्टेंट पर रेडियस वेक्टर आपका यहां आ जाएगा, पहले यहां पर था रेडियस वेक्टर और अगले इंस्टेंट पर घूम गया, यहां आ गया आपका रेडियस वेक्टर इनिशियल एंड फाइनल। तो कुछ एंगल घूमा कि नहीं घूमा बताओ यार, ऑफ कोर्स घुमा, डी थीटा एंगल घुमा। तो अगर कुछ एंगल ये आर घुमा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी, डी थीटा बाई डी टी लिखी जाएगी, और क्या, और वो किसके बराबर होगा, v परपेंडिकुलर बाई आर के बराबर होगा। और वो कितना आया है बताओ जरा, कितना आया, v साइन 30 बाई आर, तो v साइन 30 बाई आर आया है ये, v साइन 30 बाई आर। आप इसको इक्वेशन 2 बोल लीजिए बस, और क्या। अब आप इक्वेशन नंबर 1 देखिए ध्यान से, 1 एंड 2। बच्चों आपको सिखाया था मैंने कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में कभी भी टाइम का लेना देना नहीं होता है, टाइम से परे है, टाइम से परे होता है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो आपको टाइम यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो यानी कि जो डी टी यहाँ पर आ रहा है ये नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर भी जो डी टी आ रहा है नहीं रहना चाहिए। तो क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो। अगर 1 को 2 से डिवाइड करोगे, है ना, इक्वेशन 1 को डिवाइड करोगे 2 से, तो क्या होगा बताओ जरा, माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई डी टी, एंड वी डिवाइड इट बाई डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, एंड दैट इज राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v cos 30 एंड डिवाइडेड बाई v sin 30 बाई आर, तो बाई आर ऊपर चला जाएगा। चेक करिए और बताइए यहां से कोई आपको डाउट लग रहा है तो। मैंने डिवाइड कर दिया सिंपली, तो डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है इट इज माइनस डी आर बाई डी थीटा, माइनस डी आर बाई डी थीटा, एंड दैट इज वी कट जाएगा, cos 30 बाई साइन 30 ये अपना √3 हो जाएगा और r रह जाएगा। चेक करिए इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को,
अब यहां से डी थीटा को उधर ले जाइए, आर को नीचे ले जाइए। मेरे पास आया था डी आर बाई डी थीटा बराबर √3r, बिकॉज आप देखिए ना वी कट गया, cos 30 बाई sin 30 √3 हो जाएगा। तो अपने पास r को नीचे लेकर आ जाइए, डी आर बाई आर इज इक्वल्स टू, इस माइनस को भी हटाओ यहां से, माइनस को यहां लेकर आ जाओ, √3 टाइम्स डी थीटा। अब लगा दो इंटीग्रेशन, अब लिमिट रखो, सॉल्व करो, आंसर आ गया। याद करो थीटा की लिमिट 0। अब याद करो मैंने आपसे क्या कहा था, रेफरेंस कहां से लेना था, एंगल की लिमिट, एंगल के रेफरेंस क्या कहा था मैंने, सेंट्रॉइड से जो लाइन ज्वाइन करेगी वर्टिसेस तक, ये हमारे लिए एंगल का रेफरेंस होगा। तो यानी कि पहले पार्टिकल यहां पर था, 0 टाइम पर पार्टिकल आपका यहां पर था, तो यानी कि कितना एंगल, 0 एंगल मानेंगे। अगले टाइम पर पार्टिकल मान लो यहां आ गया, तो अब ये वाला एंगल कुछ ट्रैवल कर लेगा, तो यानी कि 0 टाइम पर तो एंगल 0 है, ओके, 0 टाइम पर एंगल 0 है, ओके, 0 सॉरी, तो 0 ओके, तो एंगल जब 0 है, चेक करिए आप, एंगल जब 0 है तो आर की वैल्यू क्या है, लेट मी ड्रॉ हियर ताकि बार बार पीछे ना जाना पड़े। जब एंगल की वैल्यू 0 है, एंगल की वैल्यू 0 है, ये आर, तो जब पार्टिकल यहां पर है बेटा तो ये एंगल 0 है, क्योंकि यही मेरा रेफरेंस ऑफ एंगल है। तो 0 जब एंगल है बेटा, तो इस आर की वैल्यू क्या है बताओ जरा, ये आर की वैल्यू कितनी है जब एंगल 0 है, जब पार्टिकल यहां पर है तो ये आर की वैल्यू कितनी है, a/√3 है ना, है या नहीं। इसके बाद में ये रेडियस वेक्टर घूमता गया तो एंगल चलता गया, फिर आर छोटा होता जाएगा, है ना। बट जब एंगल 0 है, यानी कि जब आप इस रेफरेंस लाइन पर हो, तो उस इंस्टेंट पर आर की वैल्यू क्या है, जब एंगल 0 है तो आर की वैल्यू है a/√3, और किसी थीटा एंगल पर आपके पास लेट से आर हो जाएगा, आर इज पोजिशन वेक्टर, ओके। नाउ ये बनेगा ln आर और डिवाइड बाई ए, चेक करिए आप लोग एक बार, है ना, चेक इट आउट, कि डी आर बाई आर बन जाएगा ln आर, और लिमिट रख दूं अपर लिमिट और लोअर लिमिट a/√3, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln a माइनस ln b का प्रॉपर्टी लग जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा ln आर अपॉन a/√3, जो कि √3 ऊपर चला जाएगा, एंड दैट इज माइनस √3 इंटू थीटा। चेक करिए, अब ln को अगर आप रेफर करेंगे तो ये आ जाएगा r √3 बाई a, ln को रेफर करोगे तो बनेगा e की पावर माइनस √3 टाइम्स थीटा, आ गया। a को वहां भेजिए, √3 को नीचे भेजिए, तो यहां से हमारे पास r क्या आ गया, r बराबर आ गया a/√3 e की पावर माइनस √3 थीटा। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये हमारा आंसर लिखा जाएगा। बताओ कैसी रही इक्वेशन, बहुत बढ़िया। आप देखिए क्या किया मैंने यहाँ पर, है ना, सीधा सीधा सब वैल्यूज पुट कर दिया मैंने। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता हो, नहीं तो फिर कैसे करोगे सवाल, है ना। तो बस सिंपल सी मैथमेटिक्स बनी, फिर अपना काम हो गया। सो इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये होने के बाद आप चेक करिए इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। ए पार्ट तो ये है, सेकेंड पार्ट आई थिंक आगे होगा, ओके। सेकेंड पार्ट आपका यहां पर है। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t0, यानी इनिशियल इंस्टेंट पर क्या होगा एक्सेलरेशन। चलो छोड़ो ना, मैं तो इनिशियल की बात ही नहीं करता, मैं तो एक जनरलाइज एक्सेलरेशन के बारे में बात करता हूं। देखो बेटा, सवाल में दिया है कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान रखना, पार्टिकल की सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अरे पार्टिकल बार बार घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो वेलोसिटी बार बार बदल रही है, तो वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन तो आना चाहिए ना। कितना होगा एक्सेलरेशन, दैट इज द मेन इंटरेस्टिंग पार्ट। अब यहां पर देखिए कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, सुनिए ध्यान से। बहुत ही स्मार्ट तरीका है यहां पर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का, बहुत ही स्मार्ट तरीका है। आप देखिए यहां पर, सॉरी, मुझे पता है कि मैं किसी एक पार्टिकल को पकड़ूं तो उसकी पहले वेलोसिटी v इधर थी, और अगले ही इंस्टेंट पर, सॉरी, अगले ही इंस्टेंट पर ये वेलोसिटी बेटा, ऑब्वियसली ये पार्टिकल पहले u जा रहा था, और अगले dt टाइम पर चेक करोगे तो वेलोसिटी थोड़ी सी ऐसे एंगल चेंज कर लेगी, थोड़ा सा टर्न हो जाएगी, तो यानी कि
इनिशियली आप चेक करोगे वेलोसिटी अगर ऐसे है तो dt टाइम बाद चेक करोगे तो थोड़ी वेलोसिटी टर्न हो जाएगी ना, पहले ऐसे वेलोसिटी है फिर थोड़ी टर्न हो जाएगी, बिकॉज पार्टिकल लगातार घूम रहा है ना मेरे भाई। कहां गया, देखो लगातार पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, तो इसका मतलब वेलोसिटी पहले अगर किसी टाइम पर ऐसे थी, अगले इंस्टेंट पर हल्का टर्न हो जाएगी ऊपर की तरफ, है ना। तो यानी कि ये बन गया, है ना। तो अगले इंस्टेंट में वेलोसिटी ऐसे थी और थोड़े टाइम बाद चेक किया तो थोड़ी सी टर्न हो गई स्मॉल एंगल डी थीटा से। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूं, रुक जाओ। ओके सॉरी, थोड़ा बड़ा डायग्राम, बट ये बड़ा इतना बड़ा है नहीं, बहुत छोटा वेक्टर है ये, बहुत छोटे टाइम के लिए बात करें, बहुत छोटे टाइम में बहुत छोटा एंगल में चेंज आएगा, ये v इनिशियल एंड v फाइनल। अच्छी बात ये है कि स्पीड कांस्टेंट है मतलब सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। तो आप सोचिए इनिशियल वेलोसिटी इधर है, फाइनल वेलोसिटी यहां पे है, तो व्हाट इज डेल्टा v? डेल्टा v मतलब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस ये कितना होगा, हालांकि मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दे दो खाली। बच्चों आपको क्लास में मैंने समझाया था, याद करना, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच एंगल थीटा है तो उनका वेक्टर सम लिखवाया था ना, वेक्टर सम होता है 2f cos थीटा बाई 2 और हाफ एंगल पे आता है। और अगर वहीं पर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल इनके बीच थीटा है, तो वेक्टर डिफरेंस याद करो, वेक्टर डिफरेंस का जो आता है मैग्नीट्यूड डायरेक्टली सिखाया था आपको, 2 और f है, f के जगह यहां पर v है, तो 2v साइन एंगल जो भी इनके बीच है उसका आधा। अगर आपको याद आ रही हो तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप ट्रायंगल मेथड से भी कर लो, मुझे कोई समस्या नहीं है। बट जब मैंने क्लास में सिखा रखा है तो मैं क्यों ना इसका इस्तेमाल करूं कि दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका वेक्टर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली आप ले सकते हो इस तरीका से। सो दिस हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट dv, इसको मैं dv कह देता हूं, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज 2v साइन ऑफ d हाफ एंगल। अब मुझे बताओ ये एंगल बहुत बड़ा है बहुत छोटा है? ये एंगल बहुत बड़ा बहुत छोटा एंगल है, और एंगल बहुत छोटा है तो हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करके लिख सकते हैं dv बराबर 2v, साइन को हम डायरेक्टली d थीटा बाई 2 बोल सकते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से साइन ऑफ d थीटा बाई 2 को अप्रोक्सीमेटली हम d थीटा बाई 2 बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब यहां से 2 से 2 शहीद हो गया तो अपने पास dv की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी v d थीटा। ये आ गया dv मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। नाउ इफ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, अगर आप इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो आपको दिखाई देगा dv बाई dt। चूंकि v यहां पर स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड तो सेम है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा और फंस जाएगा d थीटा बाई dt। ओ भाई गजब, ये आ गया dv बाई dt एंड इट इज व्हाट, इट इज द एक्सेलरेशन, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। और बताओ जरा कितना आया एक्सेलरेशन, जरा हमें समझाओ इस चीज को। तो एक्सेलरेशन जो आया है बड़ा बढ़िया चीज आया है, देखिए कितना आया है एक्सेलरेशन। तो भैया एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है लिखिए जरा, बड़ा मजा आने वाला है। वेलोसिटी वी कैन से स्पीड, बिकॉज मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट दिखा रहा हूं, इनटू व्हाट इज d थीटा बाई dt। What is d theta by dt? It is the omega. It is the omega. It is the omega. Yes. तो यहां पर जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी, सॉरी यहां पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा v इंटू ओमेगा। बच्चों ध्यान से, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इट इज नॉट टेंजेंशियल। क्योंकि अगर ये टेंजेंशियल होता तो स्पीड को चेंज करता, लेकिन ये क्या है, सेंट्रीपिटल है, दैट्स वाई स्पीड में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सिर्फ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, दैट इज डायरेक्शन इज चेंजिंग ओनली। इसका मतलब दिस इज नन अदर देन इट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल। बात समझ में आ रही है? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन भी आ गया, ओमेगा तो हम जानते हैं ना, ओमेगा तो निकाल के बैठे हैं पिछले पार्ट में, ओमेगा निकल के बैठा हुआ है, अगर आपको याद हो। कहां गया ओमेगा अपना, कहीं तो था ओमेगा, ओके ये रहा ओमेगा अपना। सो रख दीजिए इसकी वैल्यू v साइन 30 बाई आर, और क्या, तो आ गया अपने पास ओमेगा, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, a बराबर
v इंटू ओमेगा था, ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, v साइन 30 बाई आर था शायद से, v साइन 30 बाई आर था, v साइन 30 बाई आर। ओके, सो a बराबर आ जाएगा v स्क्वायर बाई, ये जनरलाइज एक्सेलेरेशन आ गया। क्या आ गया ये एक जनरल इक्वेशन आ गया, ये एक जनरलाइज इक्वेशन आ गया एक्सेलरेशन का। अब सवाल में तुमसे पूछा था कि इनिशियल टाइम 0 पर बताना है अपने को एक्सेलरेशन 0 टाइम पर, तो बेटा 0 टाइम पर पार्टिकल था कहां, ये तो अपना सेंट्रोइड है और ये r मैंने बोला हुआ है, और 0 टाइम पर पार्टिकल तो इस वर्टेक्स पे था, और r की वैल्यू कितनी थी बताओ जरा, चेक इट आउट। r की वैल्यू 0 टाइम पर क्या है, तो 0 टाइम पर पार्टिकल वर्टेक्स पर है, तो r की वैल्यू 0 टाइम पर a/√3 है, तो यानी कि ये r जो है वो a/√3 है ना। तो यानी कि एट t0 अगर आपको चाहिए एक्सेलरेशन t0 पर, सो एट t0 r जो है बेटा ये एक्चुअली a/√3 है, तो एक्सेलरेशन एट, क्या हो गया ये, ओहो, तो एक्सेलरेशन एट t0 कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये हो जाएगा अपने पास r की वैल्यू a/√3 रख दीजिए, तो v स्क्वायर अपॉन 2 a/√3। so this is how we are going to find acceleration at 0 time। ये जनरल एक्सप्रेशन है एक्सेलेरेशन का, और ये 0 टाइम। तो इस तरीके से देखो हमने कितना मस्त तरीके से एक्सेलेरेशन भी निकाल लिया पार्टिकल का, एंड हमने ये भी समझा कि ये एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल नहीं हो सकता, अगर टेंजेंशियल होता तो स्पीड को चेंज करता, बट चेंज नहीं हो रही स्पीड, मतलब ये टेंजेंशियल नहीं हो सकता, फिर हर हालत में ये क्या होगा, सेंट्रीपिटल हो जाएगा, है ना। नाउ इसका लास्ट पार्ट जरा देखो, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t0। ऑब्वियसली बात है ये पार्टिकल जो है ये एक स्पाइरल पाथ पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली स्पाइरल पाथ पे चल रहा है तो हर इंस्टेंट पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलता जाएगा, ऑब्वियसली हर टाइम पर। यहां पर कुछ अलग होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये यहां पर कुछ अलग सर्कल बनेगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां आ जाएगा, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां का पूछा गया है, इनिशियल t बराबर 0 पर पूछा गया है। तो आप देखो ना जरा ध्यान से, कुछ करना ही नहीं है आपको, तो सारा मसाला तैयार है, बस एंजॉय करो और क्या। 0 टाइम पर पूछा है तो हम जानते हैं 0 टाइम पर r की वैल्यू क्या रख लेंगे, सबको पता है 0 टाइम पर r की वैल्यू क्या रखेंगे। एंड 0 टाइम पर अगर आपको याद हो तो पार्टिकल की वेलोसिटी v वेक्टर इधर है, और 0 टाइम पर ये वाला एंगल भी पता है। अरे 0 टाइम पर तो पता है ना ये एंगल, बाद में पता नहीं क्या हुआ कौन जाने, बट 0 टाइम पर ये एंगल मुझे पता है, और क्या। तो मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी को याद हो तो, सीधा सीधा v परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई r, भाई सॉरी नॉट ये गलत, v का स्क्वायर होता है और a परपेंडिकुलर होता है, हाँ ठीक है, ये होता है ना, आप इसको लिख लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर v यानी कि नेट स्पीड का स्क्वायर, और कौन सा एक्सेलरेशन यूज करते हैं, परपेंडिकुलर वाला। अच्छी बात क्या है पता है, अच्छी बात ये है कि जो ये एक्सेलरेशन आया है, अभी तो मैंने आपको समझाया कि ये जो एक्सेलरेशन है ये अल्टीमेटली कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल है कि सेंट्रीपिटल है। सर जी सेंट्रीपिटल है, तो और अगर ये सेंट्रीपिटल है तो इट मींस इट शुड बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और क्या। अगर ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसमें और कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए था, तो सीधा आंसर आ गया फिर तो सर ROC बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 टाइम पर वेलोसिटी v था, तो v स्क्वायर डिवाइड बाई एक्सेलरेशन का कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू v। वो तो सर ऑलरेडी पता है मेरे को कौन सा है, वो आ रखा है, बताओ कितना आ रखा है, और चूंकि 0 टाइम पर चाहिए था ना तो इसलिए वो एक्सेलरेशन लेंगे जो 0 टाइम का था, v स्क्वायर √3 बाई 2 है, v स्क्वायर √3 बाई 2a। तो यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा 0 टाइम पर, यह आ जाएगा 2a बाई, यह आएगा एट t0, ध्यान रखना 0 टाइम पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा 2a बाई √3।
3. सो दैट इज होल एंड सोल फ्रॉम माय साइड. ये बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम था, चेजिंग प्रॉब्लम का. एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ पहला एपिसोड है. इसका जो अगला एपिसोड आएगा उसमें और भी दर्दनाक क्वेश्चन है. ठीक है, और एक और वीडियो आएगा. इनकी लगातार 3 का प्लानिंग था मेरा, 1 हो चुका, 2 और आने वाला है. दोनों में बहुत ही शानदार शानदार प्रॉब्लम है. अगर आपको चाहिए कि हाँ वैसे प्रॉब्लम्स जो है वो भी आप देखना चाहते हैं तो आप बने रहिए, और विद इन दिस वीक या नेक्स्ट वीक ये ज़रूर दोनों और वीडियो जो हैं वो आ जाएंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.